हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें संगठन के सिद्धांत बता रहा हूं और संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से अवगत कराया। आज का विषय है संगठन का निर्णय निर्माण दृष्टिकोण या डिसीजन मेकिंग थ्योरी। संगठन में डिसीजन मेकिंग थ्योरी का क्या महत्व है, आइए हम इसको जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। संगठन के सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है, जिस तरह से संगठन के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व है या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का महत्व है, और इसी तरह से और शास्त्रीय सिद्धांत का महत्व है, इसी तरह से संगठन के अंतर्गत निर्णय निर्माण का भी अपना महत्व है। निर्णय निर्माण किसी भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी संगठन हो, उस संगठन में निर्णय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि निर्णय सही दिशा में होता है तो संगठन अपने उद्देश्य में भी बढ़ता रहता है, अपने उद्देश्य में भी सफल होता है। किसी भी संगठन में प्रकृति का निर्धारण उसमें लिए गए निर्णयों द्वारा होता है। यह सरकारी संगठन के लिए भी लागू होता है और निजी संगठनों के लिए भी लागू होता है। जो हम निर्णय लेते हैं वह निर्णय सरकारी संगठन और निजी संगठनों में समान रूप से लागू होता है। अतः लोक प्रशासन के विषय में निर्णय निर्माण दृष्टिकोण या पद्धति काफ़ी तर्कसंगत या प्रासंगिक होती है, क्योंकि यह लोक प्रशासन को एक दिशा देती है। यह लोक प्रशासन का दिशा निर्धारण करती है और संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में काफ़ी सहयोग प्रदान करती है। जैसे कि प्रशासन में विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं और निर्णयों को लागू किया जाता है, तो वह निर्णयों की आवश्यकता क्यों होती है, निर्णय कैसे बनते हैं और निर्णयों का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इन सब बातों को इस निर्णय निर्माण सिद्धांत में जानेंगे। वेबस्टर के अनुसार, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार या वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, निर्णय किसी एक राय या क्रिया मार्ग के बारे में स्वयं के मस्तिष्क में निश्चय करने का कार्य है। निर्णय निर्माण इस प्रकार विभिन्न विकल्पों की छानबीन या जांच पड़ताल करता है या जांच पड़ताल के बाद सर्वोत्कृष्ट समाधान पर पहुंचने का एक प्रक्रिया है। सर्वोत्कृष्ट समाधान पर पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है। लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न जो विद्वान हैं वह निर्णयों में संलग्न रहते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में संबद्ध रहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने निर्णयों के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। निर्णय निर्माण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। सामान्यतः निर्णय निर्माण किसी कार्यकलाप का अंतिम भाग नहीं है, अपितु संगठनात्मक उद्देश्यों के प्राप्ति का एक मार्ग है, एक यह साधन है। जैसे कि चेस्टर्ड बर्नार्ड की दृष्टि में जो निर्णय निर्माण है वह संगठनात्मक कार्रवाई का एक आवश्यक प्रक्रिया है। जो निर्णय निर्माण है वह संगठनात्मक कार्यवाही का एक आवश्यक प्रक्रिया है। संगठनात्मक कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। तो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि निर्णय निर्माण संगठनात्मक कार्यवाही की एक व्यापक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग हम संगठनों में करते हैं। इसी तरह से फैलिक्स ए निग्रो का कहना है कि संगठन वास्तव में क्या होता है उस समय तक समझा नहीं जा सकता जब तक कि व्यक्ति को यह पता न हो कि किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और उनके निर्माण में किस किस की भागीदारी होती है, जिसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना होता है। इसी तरह से रॉबर्ट टानेनबाम का कहना है,
रॉबर्ट टानेनबाम का कहना है कि निर्णय निर्माण का संबंध दो या दो से अधिक व्यवहार विकल्पों में एक व्यवहार विकल्प का जानबूझकर किए जाने वाले चयन से होता है। यानी कि रॉबर्ट टानेनबाम कहते हैं कि निर्णय जो होता है दो या दो से अधिक विकल्पों में एक विकल्पों को चुनना ही क्या है, वह निर्णय निर्माण है। जैसे हमारे सामने कई विकल्प हों और कई विकल्पों में से हमें एक विकल्प का चयन करना है तो हम सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। इसी तरह से वासबी के शब्दों में वासबी के शब्दों में वासबी कहते हैं कि निर्णय निर्माण की परिभाषा क्रियाकलापों की उस प्रक्रिया के रूप में दी जाती है। निर्णय निर्माण की परिभाषा क्रियाकलापों की उस प्रक्रिया के रूप में दी जाती है जो समस्या की पहचान, सूचना की खोज, विकल्पों की परिभाषा तथा श्रेणीबद्ध वरीयताओं के अनुसार दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प को एक कर्ता के द्वारा चयन के स्तरों से संलग्न होती है या संबद्ध होती है। यानी कि वासबी कहते हैं कि निर्णय एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें कि हम क्या करते हैं, समस्याओं की खोज करते हैं, सूचनाओं की खोज करते हैं, विकल्पों को परिभाषित करते हैं तथा जो विकल्प दिए होते हैं, श्रेणीवार विकल्प दिए होते हैं, उन विकल्पों में से एक विकल्प का हम चयन करते हैं। इसी तरह हर्बर्ट साइमन का नाम निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने एक पुस्तक लिखी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसमें उन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को काफ़ी व्यापक रूप से समझाया है। उसने बताया है कि संगठन में कैसे निर्णय होते हैं, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, किस तरह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं का हम निदान कैसे करते हैं। तो हर्बर्ट साइमन ने जो ये निर्णय निर्माण का सिद्धांत दिया है, यह परंपरावादी सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी के विकल्प के रूप में उन्होंने दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हम शास्त्रीय सिद्धांत की जगह या परंपरावादी सिद्धांत की जगह हम निर्णय निर्माण सिद्धांत को अपना सकते हैं, संगठन में लागू कर सकते हैं। और हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के अंतर्गत जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को मुहावरा या लोकोक्तियाँ नाम देते हैं। उन विभिन्न सिद्धांतों को उन्होंने मुहावरे के नाम से संबोधित किया और निर्णय निर्माण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रशासन का हृदय है। यह क्या है? प्रशासन का हृदय है। हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का हृदय, यह प्रशासन का हृदय है। कौन कहता है? हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रशासन का हृदय है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णय निर्माण प्रशासनिक कार्य का मूल केंद्र है। निर्णय निर्माण प्रशासनिक कार्य का मूल है या केंद्र है तथा संगठन को वे निर्णय निर्माण की संरचना के ढांचे के रूप में देखते हैं। यानी कि जो संगठन है वह क्या है? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का एक ढांचा है। संगठन एक प्रकार का ढांचा है जिस ढांचा में हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं। और यह जो निर्णय निर्माण का दृष्टिकोण है, यह लगभग 1940 के दशक में फेमस होता है। 1940 के दशक में यह फेमस होता है और 1940 से लोक प्रशासन के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता रहा है। इसी तरह से हॉडसन का कहना है, हॉडसन हमें निर्णय निर्माण करते समय कुछ प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कुछ कानूनी सीमाएं, हमें निर्णय कानूनी सीमाओं के अंतर्गत लेना चाहिए। बजट, कानूनी सीमाएं, वह कहते हैं कि निर्णय जो है कानूनी सीमाओं के अंतर्गत लेना चाहिए। बजट, अपने बजट के अनुरूप ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। कानूनी प्रक्रियाएं और बजट के अनुरूप ही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरा है आचार विचार या रीति रिवाज। हम जो निर्णय लें वह परंपराओं के अनुसार लें।
रीति रिवाजों के अनुसार लें। निर्णय हम कैसे लेते हैं? परंपराओं के अनुसार लेते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह से हडसन का कहना है हमें इतिहास को देखना चाहिए, आंतरिक मनोबल को देखना चाहिए, कल्पित भविष्य को देखना चाहिए तथा जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उनके निर्णयों को देखना चाहिए, उनके व्यवहारों को देखना चाहिए। और इसी तरह से देश में, प्रशासन में विभिन्न संस्थाएं होती हैं, जैसे दबाव समूह होता है, स्टाफ समूह होता है, स्टाफ समूह होता है, कुछ अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, ये सभी लोग शामिल होते हैं। तो निर्णय जो होता है हम इन सभी परिस्थितियों को देखकर ही या इन परिस्थितियों के अधीन ही रहकर हम निर्णय ले सकते हैं। हडसन कहते हैं कि निर्णय लेने की आवश्यकता उस समय होती है जब व्यक्ति के सामने अनेक विकल्प खुले होते हैं, उसके सामने अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं, उसको उन रास्तों से किसी एक रास्ते का चुनाव करना होता है, किसी एक निर्णय का चुनाव करना होता है, किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। लेकिन उसे निष्कासन की प्रक्रिया के द्वारा केवल एक विकल्प को ही चुनना होता है। यानी कि निष्कासन की प्रक्रिया, यानी कि यदि 4 विकल्प दिए गए हैं, हमारे सामने 4 विकल्प दिए होते हैं A, B, C और D, तो इन विकल्पों में से हम एक ही विकल्प चुनते हैं। जैसे विभिन्न परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने के पश्चात हम किसी एक विकल्प की तलाश करते हैं और 3 विकल्पों को हम छोड़ देते हैं। तो निष्कासन की प्रक्रिया के द्वारा केवल एक विकल्पों को चुनना होता है। एक मनुष्य की तार्किकता उस विकल्प के चयन में निहित होती है जो अधिकतम सकारात्मक परिणाम और न्यूनतम नकारात्मक परिणाम दे। यानी कि हमारे सामने 4 रास्ते हैं, तो हम उस रास्ते को चुनेंगे जो हमको कम से कम हानि पहुंचाएगी और अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगा। हम उस रास्ते को नहीं चुनेंगे जो रास्ता हमें केवल हानि ही प्रदान करेगी, जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। हम उस रास्ते की तलाश करते हैं जो हमें सर्वोत्तम लाभ पहुंचाता है और सर्वोत्तम जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी है, चेस्टर बर्नार्ड, फेलिक्स ए निग्रो, रॉबर्ट टानेनबाम, बासबी, हर्बर्ट साइमन, हडसन, इन परिभाषाओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जो निर्णय निर्माण है वह विभिन्न विकल्पों के समाधान की खोज है। हमारे सामने जितने भी विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनते हैं, चाहे वह निर्णय जो होता है या वह निर्णय सरकारी संगठन में लिया जाता हो या प्रशासनिक संगठन में लिया जाता हो या फिर नीति निर्माण के अंतर्गत लिया गया हो। जैसे नीतियां बनाते हैं, नीतियां बनाते समय भी हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं और हम जो निर्णय लेते हैं वो परिस्थितियों के अनुरूप लेते हैं। तो इस प्रकार जो निर्णय होता है यह एक प्रकार से विकल्पों की तलाश होती है, समस्याओं की पहचान होती है। पहले निर्णय हम कैसे लेते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, निर्णय लेने के कुछ चरण होते हैं। जैसे कि पहला, समस्या का उत्पन्न होना। समस्या, हम निर्णय कैसे लेते हैं? जब तक समस्या नहीं होती है तब तक हम निर्णय नहीं लेते हैं। समस्या का उत्पन्न होना। दूसरा, समस्या को परिभाषित करना। आपके सामने जब समस्या होगी तो आप समस्या को परिभाषित करेंगे, समस्या का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद विकल्पों का निर्धारण या तलाश। और तीसरा, विकल्पों का चयन। और चौथा, समाधान। आपके समक्ष किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है और उस समस्या का आपको समाधान करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, समस्या को जानेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, समस्या का निर्धारण करेंगे कि समस्या है क्या, समस्या आई कहाँ से, यानी कि उसके अतीत, भूत और वर्तमान को जानेंगे। समस्या उत्पन्न होने का कारण जानेंगे, अतीत, भूत और वर्तमान को जानेंगे। अतीत, भूत और वर्तमान का अध्ययन करने के पश्चात हम अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, अपने
तर्क का प्रयोग करेंगे। तार्किकता की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, तार्किकता की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अपने तर्क के अनुसार, रेशनल के अनुसार या लॉजिक के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑप्शन बनाएंगे कि इस समस्या का निदान किस तरह से हो सकता है। जैसे दूसरा क्या है, विकल्पों का निर्धारण। हम विकल्प का निर्धारण करते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। हमारे सामने कई विकल्प निर्धारित हो जाते हैं, हमारे सामने कई प्रकार के विकल्पों का निर्धारण हो जाता है। जैसे ए बी सी डी कई विकल्पों का निर्धारण हो जाता है और हमें उस विकल्पों में से चुनना होता है, या वह विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं उस सॉल्यूशन में से हमें यह चुनना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए उपयोगी है, बेहतर है, और कौन सा कम हानिकारक है। तो विकल्पों का निर्धारण हम करते हैं, विकल्पों की तलाश करते हैं कि हमारे लिए कौन से विकल्प श्रेष्ठ रहेंगे, कौन से विकल्प अच्छे रहेंगे, जो उपयोगी रहेंगे। अब उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे कम विकल्प, जो हमारे लिए विकल्प जो सबसे बेहतर होता है, उसी विकल्पों का हम चयन कर लेते हैं, और उसी को फिर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी विकल्प को हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से समस्या का समाधान हो जाता है। हर्बर्ट ए साइमन ने विकल्पों के प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। हर्बर्ट ए साइमन ने विकल्पों की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अपने पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में वर्णन करते हैं। आइए हम देखते हैं कि निर्णय के प्रारूप कैसे होते हैं, या निर्णय के प्रकार किस तरह से, निर्णय के कौन कौन से प्रकार हैं। आइए एक नज़र हम निर्णय निर्माण के प्रारूप पर डालते हैं, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय किस प्रकार के होते हैं। पहला है योजनाबद्ध या गैर योजनाबद्ध निर्णय। इसको हम कार्यात्मक अथवा अकार्यात्मक निर्णय भी कहते हैं, योजनाबद्ध या गैर योजनाबद्ध निर्णय। तो हर्बर्ट साइमन ने योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध निर्णयों में अंतर स्थापित किया है। वह कहा है कि कार्यात्मक निर्णय जो होता है या योजनाबद्ध जो निर्णय होता है वह दिन प्रतिदिन के होते हैं। संगठन में, किसी भी संगठन में जो रोज निर्णय लिए जाते हैं, रोज नए नए कार्य संपादित किए जाते हैं, तो जो रोज निर्णय लिए जाते हैं वह क्या होता है, कार्यात्मक निर्णय होता है। और जिन्हें संपादित करने के लिए पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कि पर दिन हम कोई न कोई योजना बनाते हैं, उस योजना के अनुसार कार्य करते रहते हैं, तो इस योजनाओं की पूरी पुनरावृत्ति होती रहती है, निर्णयों की पुनरावृत्ति होती रहती है, और इस निर्णयों से एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, एक निश्चित दिशा निर्धारित किया जाता है, एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यानी ताकि बार बार कोई भी कार्य करने पे या किसी भी कार्य को नए सिरे से शुरू करने पर उनकी उपस्थिति होती रहे, ताकि प्रत्येक बार उन्हें नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता उनकी उपस्थिति होने पर न हो। यानी कि नए कार्यों में समस्या जो होती है वह समस्या उत्पन्न न हो। हम जो रोज निर्णय लेते हैं, जैसे मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने, प्रशासन में विभिन्न प्रकार के रोज कार्य किए जाते हैं, रोज कोई न कोई समस्याएं उत्पन्न होती है, और योजनाबद्ध तरीके से निर्णय डेली लिए जाते हैं, रोज के रोज लिए जाते हैं। तो जो कार्यात्मक निर्णय होता है उनमें आदत, कौशल और ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। आदत, कौशल और ज्ञान यह महत्वपूर्ण होता है। अधिकारियों की कुछ ऐसे हैबिट होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन आदतों का वह रोजमर्रा के जीवन में पालन करते हैं। कौशल, कुछ उसके अंदर स्किल होते हैं कि वह किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। ज्ञान होता है यानी कि अपने विवेक से वह त्वरित निर्णय ले सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार के निर्णय लेने में, यानी कि कार्यात्मक निर्णय लेने में किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की या संगठन के जो अधिकारी होते हैं उनको समस्या का समाधान करने में विलंब नहीं होता है, किसी प्रकार की समस्याएं उसको नहीं होती हैं। जैसे कि वित्तीय समस्याएं या दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, तो वित्तीय समस्याएं के लिए दिन प्रतिदिन के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। वित्तीय समस्याओं का निदान करने के लिए या वित्तीय आवश्यकता के लिए अनेक प्रकार के समाधान किए जाते हैं, उस संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो हम योजनाबद्ध तरीके से निर्णय कार्य करते हैं, तो उस कार्यों के दौरान जो होने वाली समस्याएं होती हैं उनका हम निदान करते हैं, तो कार्यात्मक या योजनाबद्ध निर्णय हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो अयोजनाबद्ध या गैर योजनाबद्ध होता है या अकार्यात्मक निर्णय होता है,
ऐसे निर्णय उन मामलों को निपटाने हेतु किए जाते हैं जो नवीन, असंचारित, असंगठित, असाधारण परिणाम वाले होते हैं, यानी कि जो आकस्मिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं और हमारे सामने आकस्मिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो आकस्मिक समस्या को दूर करने के लिए हम त्वरित निर्णय लेते हैं, तो वह अकार्यात्मक निर्णय होते हैं। वह हमारे कार्य की श्रेणी में नहीं शामिल होते हैं, दैनिक जीवन में वह शामिल नहीं होते हैं। दैनिक जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां आ जाती है जिनका निदान हमें करना होता है। तो इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वह अकार्यात्मक या गैर योजनाबद्ध निर्णय होते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा, संगठनात्मक या व्यक्तिगत निर्णय। यह जो संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णय होता है यह भिन्न भिन्न होता है, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में यह अलग अलग होता है। चेस्टर्ड बर्नार्ड ने निर्णयों को संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णयों में विभाजित किया है। यह चेस्टर्ड बर्नार्ड का विश्लेषण है। चेस्टर्ड बर्नार्ड ने निर्णयों को संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णयों में विभक्त किया है। चेस्टर्ड बर्नार्ड का कहना है कि व्यक्तिगत निर्णयों को सामान्यतः दूसरों को नहीं सौंपा जाता है। जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं वह दूसरों को सौंपा नहीं जाता है, जबकि जो संगठनात्मक निर्णय होते हैं वह सदैव ही संगठन के स्तर से कार्य किया जाता है। वह संगठन के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि संगठन के द्वारा जो संगठनात्मक निर्णय होता है वह अलग होता है, व्यक्तिगत निर्णय अलग होता है। जो संगठनात्मक निर्णय होता है वह संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, जिन्हें ऊपर से नीचे के स्तरों तक प्रदान किया जा सकता है, जिन्हें ऊपर से नीचे के स्तरों द्वारा लिया जाता है। संगठनात्मक निर्णय ऊंचे से नीचे स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा लिया जाता है, जबकि जो व्यक्तिगत निर्णय होता है वह व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। वह व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार, अपने भावनाओं के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, अपने कार्य कुशलता के अनुसार वह निर्णय ले सकता है। तो ये उसके जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं वह संगठनात्मक निर्णय से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं यह संगठन को प्रभावित नहीं करता है। अब हम आते हैं तीसरा, सामान्य तथा विशेष निर्णय। इसके जो प्रतिपादक हैं या इसका जो विश्लेषण किया है पीटर ड्रकर द्वारा किया गया है। पीटर ड्रकर के द्वारा किया गया है। पीटर ड्रकर ने अपने एक लेख द इफेक्टिव डिसीजन पीटर ड्रकर ने द इफेक्टिव डिसीजन में जो 1968 में प्रकाशित होती है सामान्य और विशेष निर्णय की बात कही। उसने निर्णयों को दो भागों में बांटा है, एक सामान्य निर्णय और विशेष निर्णय। वह कहता है कि जो सामान्य निर्णय होते हैं वह कार्यात्मक की तरह से होते हैं। जो सामान्य निर्णय होता है वह कार्यात्मक निर्णयों की तरह से होता है, और जो विशेष निर्णय होता है वह अकार्यात्मक निर्णयों की तरह होता है। सामान्य निर्णय के अंतर्गत हम भूतकालीन परिस्थितियों या स्थितियों पर विचार करते हैं, यानी कि सामान्य निर्णय के अंतर्गत भूतकालीन स्थितियों पर विचार किया जाता है तथा पूर्व में लिए गए निर्णय की पुनरावृत्ति कर दी जाती है। जो पूर्व में निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाती है। इसी प्रकार जो विशेष निर्णय होते हैं वह अकार्यात्मक निर्णयों से संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि वह कार्यात्मक निर्णय से संबंधित होते हैं। जिस तरह से अकार्यात्मक निर्णय में हम अचानक निर्णय लेते हैं, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं, इसी तरह से विशेष परिस्थितियों में हम विशेष निर्णय लेते हैं। और इसमें नए निर्णय एकाकी रूप से समस्या के समाधान के लिए बनाए जाते हैं, जिनका पूर्व में कोई उदाहरण नहीं होता है, पूर्व में कोई उनका दृष्टांत नहीं होता है। तो जो विशेष निर्णय होते हैं वह विशेष परिस्थितियों के अनुसार जब एक अधिकारी लेता है, विशेष परिस्थितियों को देखकर, काल, समय, परिस्थितियां, पर्यावरण को देखकर जब वह डिसीजन लेता है तो वह विशेष निर्णय की श्रेणी में उसको हम रखते हैं। अब नेक्स्ट है चौथा, सामान्य एवं सामरिक निर्णय। सामान्य तथा सामरिक निर्णय। ये जो सामान्य और सामरिक निर्णय होता है यह भी कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णयों की तरह से होता है। कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णयों की तरह से होता है। सामान्य निर्णय संगठन के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य निर्णय संगठन
पूर्व स्थित नियमों, प्रक्रियाओं तथा नीतियों के आधार पर लिए जाते हैं। यानी कि सामान्य निर्णय संगठन के पूर्व स्थित नियमों, प्रक्रियाओं तथा नीतियों के आधार पर लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय प्रकृति से गतिमान नहीं होते हैं। जो सामान्य निर्णय होते हैं, हम एक नियम बना लेते हैं और उन नियमों का रोज हम पालन करते रहते हैं। इसमें जो है शक्तियां जो होती हैं विभाजित होती हैं। हर अधिकारी को शक्ति सौंपी गई होती है, हर कर्मचारी को शक्ति दी गई होती है। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने पदों के अनुसार, अपने अपने कार्य और शक्तियों के अनुसार निर्णय लेते रहते हैं। जबकि जो सामरिक निर्णय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामरिक निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह भी किस तरह से होता है? अकार्यात्मक निर्णयों की तरह से होता है, जिसमें कि हम अचानक कोई समस्या हमारे समक्ष उत्पन्न हो जाती है और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। तो जो सामरिक निर्णय होता है वह संगठन के लक्ष्यों से संगठन के लक्ष्यों को प्रभावित करता है, उसके उद्देश्यों को प्रभावित करता है और उसके बजट को प्रभावित करता है और उसके नीतियों को प्रभावित करता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का वर्तमान में संबंध ठीक है या सामान्य संबंध है, लेकिन अभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें भारत सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं, सामरिक निर्णय लेने पड़ते हैं। यानी तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ता है। तो यह इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं सामरिक निर्णय में लिए जाते हैं। इसी तरह से धरना प्रदर्शन के दौरान, संगठन में धरना प्रदर्शन के दौरान, हड़ताल के दौरान, दंगों के दौरान जो निर्णय लिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, वह सब क्या होते हैं? कार्यात्मक होते हैं और वह विशेष निर्णय होते हैं, वह सामरिक निर्णय होते हैं। अब हम देखते हैं नीति तथा संचालित या परिचालन निर्णय। नीति निर्णय या संचालित निर्णय, या उसको हम परिचालन निर्णय कहते हैं। जो निर्णय होते हैं उनका एक जो वर्गीकरण है वह नीति या संचालित या परिचालन निर्णयों के रूप में भी किया जाता है। और निर्णयों के इस रूप को हम सामान्य या सामरिक निर्णयों से जोड़ सकते हैं। सामान्य या सामरिक निर्णयों से जोड़ सकते हैं। नीतिगत निर्णय, नीति निर्णय मतलब नीतिगत निर्णय। नीतिगत निर्णय जो होते हैं संगठन के नीतिगत मुद्दे के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं और केवल उच्च प्रबंध के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि उच्च अधिकारियों के द्वारा ही किए जाते हैं। जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका के द्वारा ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि नीतियाँ कौन बनाता है? कार्यपालिका और विधायिका बनाती है। तो कार्यपालिका के द्वारा ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। इनमें पदाधिकारियों का, अधीनस्थ अधिकारियों का कोई रोल नहीं रहता है। और जो ये नीतिगत निर्णय होता है, इस नीतिगत निर्णय का प्रभाव संगठन के पूर्ण ढांचे पर होता है। दूसरी ओर जो संचालित निर्णय होते हैं, संचालित निर्णय जो होते हैं वह संगठन का संचालन करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वह संचालित निर्णय कहे जाते हैं। और जो संचालित निर्णय होते हैं यह संगठन के नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए या कार्यान्वित करने के लिए लिए जाते हैं कि जो संगठन की नीतियां हैं उस नीतियों को कैसे कैसे हमें क्रियान्वित करना है, तो उसको हम संचालित निर्णय कहते हैं। यानी कि कार्य संचालन के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वह संचालित निर्णय होते हैं। तो जो ये संचालित निर्णय होते हैं यह निम्नस्थ अधिकारियों के द्वारा लिया जाता है, अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा लिया जाता है। इस संचालित निर्णय को हम सामरिक निर्णय या फिर अकार्यात्मक निर्णय की श्रेणी में हम रख सकते हैं। आइए अब देखते हैं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। हम निर्णय निर्माण कैसे करते हैं। आइए निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं कि किसी भी संगठन में निर्णय निर्माण के स्तर कौन कौन से होते हैं, कैसे एक संगठनकर्ता को या एक प्रबंधक को निर्णय लेने पड़ते हैं या निर्णय लेते हैं। टेरी और बाम ने निर्णय लेने के 7 प्रक्रिया का वर्णन किया है, 7 चरण का वर्णन किया है। पहला है समस्या का निर्धारण, यानी कि हम समस्या का निर्धारण करते हैं। यदि कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम पहले जानते हैं कि हमारे बीच समस्या कौन सी है। यदि कहीं कठिनाई उत्पन्न होती है तो उन कठिनाई के स्तरों का पता लगाते हैं, यानी समस्या का निर्धारण करते हैं कि समस्या कौन कौन सी है। और दूसरा स्तर आता है समस्या की पृष्ठभूमि को जानना। हम समस्या की पृष्ठभूमि में जाते हैं कि समस्या क्यों उत्पन्न होती है, यानी कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, कौन सा कारण है, यानी कि उसके अतीत, भूत और वर्तमान में जाते हैं। वर्तमान में देखते हैं उस नीतियों के कि इस नीति से कौन कौन सी या इस कार्य से
कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है और कैसे समस्या उत्पन्न हुई है। तो समस्या के पृष्ठभूमि की जानकारी हम रखते हैं। जब हम समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी ले लेते हैं तो दृष्टिगत सर्वोत्तम कार्यविधि को रखते हैं, यानी कि हम उस समस्या का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, समस्या का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए विभिन्न विकल्पों की हम तलाश करना शुरू कर देते हैं, विभिन्न विकल्पों की तलाश करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं, यानी कि विकल्पों की तलाश करते हैं। निर्णय लेना का मतलब विकल्पों की तलाश करना। हर्बर्ट ए साइमन के अनुसार विकल्पों की तलाश करना, हम विकल्पों की तलाश करने लगते हैं। जब विकल्पों की तलाश करने लगते हैं तो विकल्पों का हम मूल्यांकन करते हैं कि कौन कौन से विकल्प हमारे समक्ष हैं जो जिससे कि हम समस्या का त्वरित निदान कर सकते हैं, या कौन ऐसे विकल्प हैं जो कम हानिप्रद हैं, या कौन ऐसे विकल्प हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम दृष्टि से उपयोगी हैं और प्रासंगिक हो सकते हैं। तो हम विकल्पों की छानबीन करते हैं, विकल्पों का फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। ए, बी, सी और डी विभिन्न विकल्प होते हैं, तो इन विकल्पों का हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारे लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा, कौन सा विकल्प सही रहेगा। जैसे कि एक विद्यार्थी है, वह 10+2 उसने कर लिया है, 10+2 उसने कर लिया है। जब 10+2 उसने कर लिया है तो वह अपने अपने लिए एक उद्देश्य बनाएगा कि वह क्या बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, वह क्या बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिर एक शिक्षक बनेगा या फिर एक लीडर बनेगा, नेता बनेगा। ये 4 विकल्प उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो जो 10+2 का जो स्टूडेंट होता है वह इन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प की जांच पड़ताल करता है। हालांकि किसी भी क्षेत्र में वह सफल हो सकता है और हर क्षेत्र के अपने कुछ न कुछ फायदे हैं, लेकिन सर्वोत्तम फायदा उससे किस पेशे में नजर आते हैं। तो वह सबसे पहले क्या बनना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा। यदि वह अपने को उस योग्य नहीं पाता है तो इंजीनियर बनना चाहेगा, अपने को इंजीनियर के योग्य भी नहीं पाता है तो शिक्षक बनना चाहेगा, अपने को शिक्षक के योग्य नहीं पाता है तो नेता बनना चाहेगा। यानी कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह किसी न किसी विकल्पों की तलाश करेगा। जिस तरह से हम कंपटीशन में विभिन्न क्वेश्चन आते हैं, विकल्प आते हैं, विकल्पों की तलाश करते हैं, विकल्पों की पहचान करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, ABCD दिया होता है, तो हमें जो सर्वोत्तम उसका जो सटीक आंसर होता है वो उसी सटीक आंसर का चयन हम करते हैं। तो इस तरह से निर्णय का मूल्यांकन किया जाता है। फिर निर्णय का मूल्यांकन करने के पश्चात हम जब आश्वस्त हो जाते हैं, हमें आत्मविश्वास हो जाता है कि यह निर्णय संगठन में लेना सही रहेगा, तो हम निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेके फिर उसको क्या करते हैं, क्रियान्वित कर देते हैं। निर्णय ले लेते हैं फिर क्रियान्वित कर देते हैं, लेकिन क्रियान्वित करने के पश्चात भी हम रुकते नहीं हैं, हम उसके परिणामों को देखते रहते हैं, परिणामों पर ध्यान देते रहते हैं कि इसके परिणाम क्या होते हैं। अगर परिणाम थोड़ा भी नकारात्मक आते हैं तो तुरंत हम निर्णयों में फेरबदल करते हैं। तो टेरी और बाम महोदय ने निर्णय प्रक्रिया के ये विभिन्न चरण बताए हैं। अब आइए देखते हैं साइमन और मार्स के द्वारा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है वह 4 चरण हैं। साइमन और मार्स कहते हैं कि पहला चरण जो है बुद्धिमत्ता क्रियाकलाप है, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज है। वो कहते हैं कि यह निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसमें और इसका प्रारंभ समाधान की जाने वाली समस्या की पहचान से होता है। इसका प्रारंभ समाधान की जाने वाली समस्या के पहचान से होता है। यह कार्रवाई के लिए अवसरों की खोज करने से संबंधित होता है। इसमें कार्रवाई के लिए अवसरों की तलाश की जाती है, यानी हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, अपने रीजन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं कि विभिन्न समस्याओं के लिए हम कौन सा विकल्प बेहतर लेंगे। और समस्याओं की पहचान करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। हम समस्याओं को पहचान करते हैं, समस्याओं के अतीत में जाते हैं, भूत में जाते हैं, वर्तमान में जाते हैं, यानी कि समस्याओं का पूरा एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के पश्चात हम क्या करते हैं, रचना या रूपरेखा तैयार करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। यह डिजाइन जो होता है यह कार्यविधियों की पहचान से होता है, यानी कि कार्यविधियों की पहचान विकसित करने से होता है, विश्लेषित करने से होता है। रचना या रूपरेखा तैयार करना या रचना या रूपरेखा कार्यविधि डिजाइन, यानी कि अब हमारे सामने समस्या होती है तो समस्या निर्धारण के लिए हम विभिन्न डिजाइन तैयार करते हैं कि हम समस्या कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। जब हमारे सामने विभिन्न डिजाइन हो जाते हैं, यानी कि विभिन्न विकल्प हो जाते हैं, तो हम चॉइस करते हैं। हम क्या करते हैं, चयन करते हैं, विकल्पों का चयन करते हैं, चॉइस करते हैं।
और यह जो चॉइस की प्रक्रिया है, यानी कि ये जो तीसरा चरण होता है यह जो तीसरा चरण होता है चॉइस होता है। चॉइस के तहत हम विकल्पों का चयन कर लेते हैं, फिर विकल्पों का चयन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। और जो चौथा चयन आता है वह क्या होता है, इवैल्यूएशन करते हैं, समीक्षा करते हैं। इसकी हम जो चयन करते हैं उसकी समीक्षा करते हैं कि वह कहाँ तक तर्क संगत होगा। समीक्षा करने के पश्चात उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से संगठन के क्षेत्र में टेरी के द्वारा और हर्बर्ट साइमन का हम जो पहला बता चुके हैं, समस्या का निर्धारण करना, समस्या की खोज करना, समस्या की पहचान करना, विकल्पों की तलाश करना, विकल्पों के संबंध में निर्णय लेना, विकल्पों को लागू करना, ये सब साइमन का है। ये जो है टेरी महोदय का है। टेरी महोदय ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के 7 चरण बताए हैं, वहीं साइमन और मार्श ने निर्णय प्रक्रिया के 4 चरण बताए हैं। तो इस तरह से संगठन में हम निर्णय लेते हैं और कोई भी संगठन बिना निर्णय का चल नहीं सकता है। कोई भी संगठन हो, चाहे वह सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो, या छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन हो, हर संगठन में निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संगठन में निर्णय का कार्य महत्वपूर्ण होता है। बिना निर्णय के संगठन संचालित नहीं किए जा सकते हैं। और निर्णय जो होते हैं वह संगठनकर्ता के द्वारा लिया जाता है, प्रबंधक वर्ग के द्वारा लिया जाता है या प्रबंध तंत्र के द्वारा लिया जाता है, जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय समय पर निर्णय लेते रहते हैं। तो जो संगठन का जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है, निर्णय निर्माण से भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हम संगठन के उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब समय समय पर हम निर्णय लेंगे, डिसीजन करेंगे। हमारा डिसीजन मेकिंग करने की प्रक्रिया अगर अच्छी होगी, हमारी डिसीजन मेकिंग करने की प्रक्रिया अच्छी होगी, तो हम अपने संगठन में सफल होंगे। हमारा संगठन सहायक होगा, संगठन स्थायी होगा और भविष्य में संगठन अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकता है और भविष्य में संगठन हमारा उपयोगी होगा। इस तरह संगठन के अंतर्गत निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा संगठन का नौकरशाही दृष्टिकोण या नौकरशाही सिद्धांत। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।